तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, साइंस का पहला चैप्टर, अभी क्लास 7th का ही पहला चैप्टर बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम पहले चैप्टर में देखेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, अब प्लांट्स में किस तरीके से खाना खाया जाता है, क्योंकि देखो प्लांट्स तो हमें कभी जनरली ऐसे खाना खाते हुए दिखते नहीं है। ठीक है, तो प्लांट्स में किस तरीके से खाना खाते हैं वो लोग, और खाने से क्या फ़ायदा मिलता है हमें, कि वो देखो हमें इतना हमें पता है कि प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन बनाते हैं। तुम्हें नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं, जिससे ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, सांस ले पाते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स के बारे में पूरा चैप्टर, पर उससे पहले थोड़ा सा सबसे पहले आते हैं हम इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होते हैं दे कैन रिप्रोड्यूस, रिस्पायर, रिस्पोंड, एडेप्ट एंड एक्सक्रीट। इसका मतलब क्या है, देखो रिप्रोड्यूस का मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसे कि एक किसी भी चीज से अगर कोई दूसरी चीज, जैसे कि मान लो यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे एक मान लो ये फादर है, ठीक है, इसके बाद इसका सन आएगा, सन डॉटर कोई भी है, इसके बाद एक और आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, एक से दूसरा बन जाता है। जैसे कि प्लांट होता है, प्लांट का एक सीड लिया हमने, जैसे कि कोई भी प्लांट है उसके एक किसी बीज से हमने उसको मिट्टी में लगाया तो एक और नया पेड़ उग गया, और ऐसे करके साइकिल चलती रहेगी ना, तो वो रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, इसका मतलब। ठीक है, रिस्पायर का मतलब होता है सांस लेना। ठीक है, कोई भी चीज रिस्पायर में मतलब वो सांस ले सकती है। तो जैसे इसके एग्जांपल में क्या लिखा है, ह्यूमन लिखा है, एनिमल लिखा है, प्लांट्स भी इसके एग्जांपल है। ठीक है, और बात करें रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड का मतलब है कि जैसे कि हमारे साथ कुछ भी हुआ, उसके प्रति हमारी कोई प्रतिक्रिया होगी तो उसको रिस्पॉन्ड कहते हैं। जैसे कि मान लो कोई भी, तुम ऐसे शांति से बैठे हो एकदम से, ठीक है, और कोई आके तुम्हें ऐसी थप्पड़ मार दे तो तुम रोने लग जाओगे। तो वो रोना, जैसे कि यहाँ पे ये स्लैप है, ठीक है, और यहाँ पे क्राई, यानी कि ये रोना है ना, ये इसका रिस्पॉन्स है। तुम रिस्पॉन्स दे रहे हो, ऐसे नहीं कि तुम एक ही जगह पे बैठे हो। ठीक है, यानी कि रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तो भी तुम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। जो जो ये सारे काम करते हैं ना वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। एडेप्ट की बात करें, एडेप्ट क्या है, एडेप्ट का मतलब होता है चीज़ों को धीरे धीरे करके अपनाना। जैसे कि मान लो तुम किसी एक अलग शहर में चले गए, ठीक है, वहाँ पे अलग वातावरण है, तो तुम अपने आप को उस हिसाब से ढालोगे, या फिर ऐसा करोगे कि तुम पूरे शहर को अपने हिसाब से डाल दो। तो हम क्या करेंगे, पूरे शहर के हिसाब से खुद ढल जाएंगे, जो वहाँ पे हो रहा है उस हिसाब से जिएंगे। जैसे कि मान लो सर्दियाँ आती है, तो सर्दियों में हम ज़्यादा कपड़े पहनते हैं, ठीक है, अब मान लो सर्दियों में ज़्यादा कपड़े पहनने की आदत की वजह से अब गर्मियाँ आ गई, तो गर्मियों में क्या हम ज़्यादा कपड़े ही पहनते रहेंगे, अपने आप को हमें गर्मियों के हिसाब से चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो होता है एडेप्टेशन। ठीक है, एक्सक्रीट, एक्सक्रीट का मतलब क्या है, जैसे कि जो भी हम खा रहे हैं, ठीक है, उससे जनरल जो भी वेस्ट होता है उसको हम बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, वो होता है एक्सक्रीट हो गया। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमंस और एनिमल्स। अब ये तो हो गए लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग का मतलब है लिविंग किस किस को कहेंगे, जो रिप्रोड्यूस होता है, रिस्पायर, जो एक एक करके बताएं, जिसकी पीढ़ी आगे बढ़ सकती है, ठीक है, जो सांस ले सकता है, जो रिस्पॉन्ड कर देता है, अडेप्ट कर सकता है चीज़ों को, या फिर अपने किसी भी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो सब हो गए हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे तुम्हें दोनों दे दिए। नॉन लिविंग की बात करेंगे, देखो तो नॉन लिविंग में क्या है, दे कैन नॉट, इसका इसमें क्या था, कैन, कि वो ये सब काम कर सकते हैं, इसमें क्या आ गया, दे कैन नॉट, यानी ना वो रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, ना रिस्पायर, ना ये पांचों के पांचों काम वो नहीं करेंगे, तो वो फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं गिने जाएंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म तो वही है जो जी सकते हैं। देखो अब जैसे मान लो कोई चेयर है, जैसे एग्जाम्पल में क्या देखा मैंने यहाँ पे, टेबल, ठीक है, अब एक टेबल है, टेबल सांस नहीं ले सकता, टेबल खाना नहीं खा सकता, टेबल मतलब एक नॉन लिविंग थिंग है, एक बेजान चीज है, जब तक वो पड़ी है ना यहाँ पे। जैसे कि मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर इस बोर्ड पे लिख सकता है, सीधी सी बात है, ये हरे वाला, ठीक है, ये हरे कलर से लिख रहा है, ये लाल वाला इसे लाल कलर से लिख रहा है, लेकिन मेरी मदद से अगर मैं इनको टेबल पे छोड़ दूं या कहीं पे भी नीचे गिरा दूं, तो ये उठ के भी ऊपर नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों चीजें ना, इनका यूज करा जाता है, ये बेजान चीजें, ठीक है, तो ये नॉन लिविंग थिंग है। और मैं जैसे ह्यूमन बींग्स में मैं आ गया, ठीक है, तो मैं ये सारी चीजें कर सकता हूँ, तो मैं लिविंग थिंग्स में हूँ जो जी रहा है जिंदगी को। ठीक है, अब बात करते हैं सेल। सेल क्या होता है, सेल तुमने जनरली देखा होगा कि रिमोट में भी डलते हैं, पर वो सेल फिजिक्स में आएंगे। केमिस्ट्री के केमिस्ट्री बायोलॉजी के हिसाब से सेल किसे कहते हैं। सेल बेसिकली अगर तुम्हें डायग्राम छोटा सा बना के दिखाऊं, तो सेल कुछ इस प्रकार का दिखता है, ठीक है, और ये बहुत छोटा होता है। ये मतलब ऐसे कई सारे सेल मिलके एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। जैसे कि मान लो मैं ही हूँ, ठीक है, मेरी बॉडी में कम से कम मिलियंस और बिलियंस ऑफ सेल्स मिले हैं, तब जाके मेरा एक ये पूरी बॉडी बनी। ठीक है, इसमें क्या है, सेल होते क्या है, दे आर वेरी टाइनी, बहुत छोटे होते हैं। तभी अगर मान लो किसी भी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि एक डायग्राम से देखते हैं, ये एक बंदा है, ठीक है, इसकी बॉडी ऐसे कम से कम 10 की पावर, चलो पावर छोड़ो, इतने सारे सेल से मिलकर बने, मैं जीरो लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि दे आर टाइनी यूनिट्स दैट हेल्प टू मेक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ह्यूमन बॉडी की बात नहीं करते, एनिमल्स की बॉडी है, या फिर प्लांट्स हैं, या फिर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो दिखते भी नहीं, छोटी छोटी चीज़ें, उनकी बॉडी की सेल से मिलकर बनती है। ठीक है, तो और इनको सेल्स को स्पेशली क्या कहा जाता है, सेल्स को कहा जाता है स्पेशली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल, या फिर बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ सेल। ये भी यहाँ पे लिखा होगा मैंने यहाँ पे,
टाइनी यूनिट्स दैट मेक्स टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए सेल की ही जरूरत पड़ती है, और कई सारे सेल मिलके एक बॉडी बनाते हैं, चाहे फिर वो प्लांट की हो, चाहे वो एनिमल की है, चाहे ह्यूमन बींग्स की है, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की है, किसी की भी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब सेल है, सेल में मेजर 3 पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे सेल में होते हैं, आगे आगे जब तुम बड़ी क्लास में आओगे, 9th क्लास में एक चैप्टर है पूरा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में, उसमें सेल के बारे में पढ़ना है, तो उसमें तुम्हें कम से कम 10 पार्ट्स के बारे में देखना पड़ेगा, और आगे आगे तो और डिटेल में। फिलहाल तुम्हें कितने देखने, 3 पार्ट, 3 पार्ट्स देखने हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है, और साइटोप्लाज्म क्या होता है। ठीक है, देखो सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो द आउटर लेयर, जैसे ये सेल है, ये जो मैंने सेल बनाया, इसके ये जो बाहर बाहर की लेयर है ना, ये वाला हिस्सा, ये है इसकी सेल मेम्ब्रेन। ये मतलब एक तरीके से घर की दीवार, जैसे घर के अंदर सामान होता है, सामान चोरी ना हो जाए इसके लिए चारों साइड दीवारें बनाई जाती है, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है बस उसकी आउटर या बाहरी लेयर है। सेल के बाहर बाहर की पहली लेयर सेल मेम्ब्रेन होती है। अब बात करते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बात देखो, न्यूक्लियस में क्या लिखा है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल, यानी कि एक गोल सा स्ट्रक्चर। कौन सा गोल सा स्ट्रक्चर, ये जो मैंने बनाया है गोल सा स्ट्रक्चर, ये ठीक है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ सेल, सेल के सेंटर में होता है, ये ही है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक तरीके से देखा जाए तो किसी भी सेल का दिमाग, जैसे हमारे शरीर में हमारे पास दिमाग है, तो वैसे ही न्यूक्लियस का जो दिमाग होता है वो ये है, सेंटर का ये वाला गोला। ठीक है, साइटोप्लाज्म की बात करें, व्हाट इज साइटोप्लाज्म, तो यहाँ पे क्या है, जेली लाइक सब्सटेंस अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के बाहर की तरफ जितना भी ये खाली जगह है, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस बना रखा था, इसके बाहर बाहर ये जितनी सारी खाली जगह है ना, इसके बाहर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। जेली मतलब जेली तुमने देखी होगी, जेली खाने वाली होती है बढ़िया, ठीक है, तो वैसा कोई सब्सटेंस वो पूरे सेल में, सेल मेम्ब्रेन और इसके बीच में आता है, और इसके जैसे जो मैंने बोला था ना कि यहाँ पे 10 पार्ट है, 10 चीजें होती हैं और भी, मतलब इनके अलावा 7-8 चीजें और भी है, तो वो ना सब इसके आसपास होती हैं। जैसे ये न्यूक्लियस है, तो ये वाला जो हिस्सा है सब इसी में होती है, और ये लिक्विड टाइप होता है, तो वो तैरती रहती है इधर से उधर जाने के लिए, मतलब एक तरीके से रास्ता है, वातावरण है उनके रहने के लिए। जैसे कि अर्थ है, अर्थ पे हम लोग रहते हैं ना, ठीक है, तो जो बाकी चीजें हैं जो तुम अभी नहीं पढ़ोगे फिलहाल, तो उनको रहने के लिए यहाँ पे जो भी चीजें है ना, वो सारी साइटोप्लाज्म होती है, साइटोप्लाज्म में ही रहती है। साइटोप्लाज्म एक जेली की तरह होता है, जेली तुमने देखी होगी, ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया कि जेली लाइक सब्सटेंस होता है साइटोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस के अराउंड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्गेनेलीज की। ऑर्गेनेलीज क्या होता है, देखो ये जो 3 चीजें हमने देखी यहाँ पे, ये और ये भी ऑर्गेनेलीज है, ये सेल के अंदर, एक सेल के अंदर जो जो चीजें आ रही हैं उनको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। देखो ऑर्गेनेलीज से मिल मिल के बनता है सेल, सेल से मिल मिल के बनता है, क्या बोलते हैं, सेल से मिल के बनता है टिश्यू। देखो ठीक है, टिश्यू से मिल के बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन से मिल के बनती है ह्यूमन बॉडी। धीरे धीरे करके सब लाइन बाय लाइन समझाऊं तुम्हें, तो सबसे पहले आता है ऑर्गेनेलीज, इसको, फिर ये जब कई सारी ऑर्गेनेलीज मिलेगी तब जाके एक सेल बनता है, 10 होती है, 10-11, ठीक है, फिर सेल से क्या बनता है, सेल से बनता है टिश्यू। टिश्यू एक स्पेशल चैप्टर आएगा क्लास 9th में, क्लास 9th में तुम्हें दोनों चैप्टर आ जाएंगे, सेल और टिश्यू के बारे में। ठीक है, फिर टिश्यू से मिलके बनते हैं ऑर्गन्स, ह्यूमन, ये जो ह्यूमन बॉडी है इसके ऑर्गन, जैसे ऑर्गन हो गए लंग्स, ब्रेन, किडनी, ये सब, और ऑर्गन से मिलके बनती है पूरी ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन का कोई भी बॉडी, चाहे प्लांट की बॉडी चाहे किसी चीज की। ठीक है, तो ऑर्गेनेलीज का मतलब क्या है, यही सारी छोटी छोटी, जैसे सेल मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, जैसे और नहीं है यहाँ पे लाइसोसोम्स होते हैं, ठीक है, उसके अलावा सुसाइडल बैग्स होते हैं लाइसोसोम हमारे, और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ऐसे कई सारी चीजें होंगी जिन सबको ऑर्गेनेलीज कहेंगे। और यहाँ पे डेफिनेशन में भी यही लिखा है मैंने कि दे आर टाइनी सेलुलर स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल, सेल के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, बहुत सारी मतलब 10-11, उन सबको ऑर्गेनेलीज कहते हैं, और उन सबका अलग अलग काम होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन फॉर इट, यानी सेल के लिए हर एक जो जो चीज है वो अलग अलग काम शो करती है। अब जैसे मान लो तुम्हारे में ज्यादा नहीं लिखवा रखा मैंने, पर जितना है उसका ही देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन की बात करें, सेल मेम्ब्रेन क्या है कि बाहर बाहर की कवरिंग है, सेल मेम्ब्रेन करती है बाहर से कवर कर देती है सेल को। इसका एक अलग काम है, एक तरीके से जैसे चौकीदार खड़ा होता है या फिर गार्ड खड़ा है, घर के बाहर कोई गार्ड खड़ा है, ठीक है, तो सेफ्टी के लिए होता है। ठीक है, ये हो गया। न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस, यहाँ पे मैंने इसके वर्किंग नहीं लिखा, पर उसका काम है वहाँ पे, मतलब मेन काम है न्यूक्लियस का कि न्यूक्लियस के पास खुद का डीएनए आरएनए, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। ठीक है, न्यूक्लियस का काम है उसको सही तरीके से चलाना। ठीक है, साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसके ऊपर सब फ्लो करके काम कर रहे होते हैं इधर उधर जाके, जैसे एक नॉर्मल घर होता है ना, उसके अंदर 10 लोग हैं, 10 अपने अलग 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 काम कर रहे हैं, वैसा ही होता है सेल, और उन्हीं लोगों को कहते हैं ऑर्गेनेलीज। ठीक है, और सबका अलग अलग फंक्शन भी है। ठीक है,
तो ये था अभी तुम्हारा बेसिक, ठीक है, जो इसमें मैंने बताया तुम्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग सेल्स क्या होते हैं और ऑर्गेनेलिज क्या होती है। अब इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो अभी तक हमने देखा था कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ठीक है, लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, जो जी रहे हैं, जो नहीं जी रहे होते हैं। उसके अलावा कि सेल क्या है, सेल जिससे मिलकर ऑर्गेनिज्म बना है, और सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिज होती हैं वो क्या है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, और बाकी उसके अलावा जो अलग अलग हैं वो उनके बिहेवियर के हिसाब से हैं। ये तो बिहेवियर के हिसाब से हैं, और सेल के हिसाब से देखिए तो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर का मतलब है मेड अप ऑफ सिंगल सेल, जो एक सेल से ही पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाए, उसको कहते हैं यूनिसेलुलर, जिसका एग्जांपल दे रखा है हमने अमीबा, ठीक है। अमीबा क्या होता है, वो एक इस टाइप का होता है, देखो इस टाइप का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इंसान या जानवर जैसे तुम्हें दिखने को मिलेगा नहीं। इसके अंदर एक ही सेल है जो सारे काम खुद ही करता है, ये ज़्यादा चलने वलने में भी एफर्ट नहीं लगाता, ठीक है। यहीं पे कहीं न्यूक्लियस है वगैरह वगैरह, कोई चलने में एफर्ट नहीं, बहुत छोटा सा होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमें मतलब स्कोप से अच्छे से जूम करने के बाद दिखता है, ये वाला, ठीक है। अब बात करें तो ये बहुत छोटा है, एफर्ट कम लगाता है, क्योंकि एक ही सेल से बना है, एक ही सेल सारे काम करेगा। किसी चीज को अगर इसको खाना भी होगा ना, जैसे कि खुद ही ऑर्गेनिज्म है, कोई इसके पास अगर कोई चीज आ गई ना, तो ये क्या करेगा, खुद को थोड़ा सा फैला लेगा, कुछ इस टाइप से ऐसे कर लेगा, ऐसे, और बाद में इसको लपेट लेगा अंदर और ये इसको खाना शुरू कर देगा। मतलब बहुत एफर्टलेस करता है, क्योंकि काम सेल एक ही है, ज़्यादा काम कर नहीं सकता। तो अमीबा क्या होता है, वो सिंगल सेल से बना होता है, इसको इसलिए यूनिसेलुलर कहते हैं, ठीक है। अमीबा के अलावा पेरीमीसियम भी होता है, और भी एग्जांपल, पर मेन अमीबा ही याद रखना, ठीक है। अच्छा दूसरा देखो कि मल्टी सेलुलर क्या है, देखो यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर डिफरेंस यही है कि एक में क्या होता है, एक से ज़्यादा सेल है इसमें। अब मल्टी सेलुलर का मतलब है मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, एक सेल से ज़्यादा सेल जिसमें होते हैं वो होता है हमारे पास मल्टी सेलुलर। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, हम लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, क्योंकि देखो ह्यूमन बींग्स की बात करें, अब हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो है नहीं, ये जो अमीबा बताया हमने ये दिखता भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोप से जूम करने पे दिखता है, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स है वो बहुत बड़े हैं, ठीक है। उनके हिसाब से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हिसाब से हम लोग बहुत बड़े हैं, तो उसके लिए सिर्फ एक सेल से हम पूरे नहीं बन सकते थे, इसलिए बहुत सारे सेल से, बहुत सारे की बात नहीं, अगर किसी में एक से ज़्यादा 2 सेल भी हो गए ना, तो वो मल्टी सेलुलर में आएगा, ठीक है। और हम में तो खैर 2 के, हम में तो बहुत ही ज़्यादा सेल होते हैं, ठीक है। तो ये था यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब बात करते हैं कि ऑटोट्रोफ्स क्या होते हैं। ये अब देखो ये था सेल के हिसाब से डिफरेंस की टाइप्स ऑफ सेल। अनदर अनदर टाइप्स कैसे कि वो कंडीशन के हिसाब से, कंडीशन या फिर उसके बिहेवियर या किसी चीज़ के, कि और किस किस कैटेगरी में बांटा गया है। देखो पहले वो आते हैं, दे मेक देयर ओन फूड, जो खुद अपना खाना बना लेते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट। अब प्लांट क्या करते हैं भाई, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे अभी, ठीक है। और बेसिकली क्या करते हैं, सूरज से मतलब क्या करते हैं, धूप लिए उन्होंने, क्या किया, सूरज से रोशनी ले ली, नीचे से पानी रूट्स के मतलब जड़ों के हिसाब से ऊपर खींचा पानी, ठीक है। अब क्या सीन बना यहाँ पे, वो अपना खाना खुद बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से ली, ग्लूकोज बनाया और ऑक्सीजन छोड़ दी। अपना खाना खुद बनाया और हमारे फायदे के लिए भी क्या किया, ऑक्सीजन भी छोड़ दी, और साथ में उन पे जो भी चीज़ लगेगी, फल फूल वगैरह, वो हमारे ही काम आएगा। यानी कि खुद अपना खाना बनाते हैं और बाकियों का भी बना देते हैं साथ साथ, ठीक है। अब बात करते हैं हेटरोट्रोप्स की। हेटरोट्रोप्स क्या होते हैं, दे डिपेंड अदर्स फॉर देयर फूड, यानी कि उनके खुद के खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि इंसान हो गए और एनिमल्स हो गए। कैसे, अब मान लो एक जानवर है, शेर दूसरे जानवर को खाएगा, दूसरा जानवर किसी घास को खाएगा, लेकिन घास किसी को नहीं खाती, घास अपना खाना खुद बनाती है, ठीक है। इसलिए जो प्लांट्स है ना, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहते, लेकिन जो उसके अलावा जो हम लोग जैसे ह्यूमन हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह, वो डिपेंड करते हैं किसी चीज़ पे। प्लांट्स कभी भी डिपेंड नहीं करते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि पैरासाइट्स क्या होता है। देखो पैरासाइट उनकी थर्ड टाइप है। देखो पैरासाइट्स का मतलब क्या है कि दे सक देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट फॉर इट्स ओन ग्रोथ, यानी कि अपनी ग्रोथ के लिए किसी और का मतलब किसी और की बॉडी पे जाना, उसको होस्ट बना लेना और उसके मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स को धीरे धीरे करके खा जाना। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक फूल है, ये हमारे पास एक बढ़िया सा फूल है, ज़्यादा बढ़िया नहीं है पर मान लो, ठीक है। ये एक फूल है, इस पे क्या हुआ, हनी बी, तो तुमने नाम सुना ही होगा, ठीक है। हनी बी यानी मधुमक्खी, वो आई इस पे बैठी और उसने इसका सारा नेक्टर, नेक्टर मतलब फ्रूट के जूस को नेक्टर कहते हैं, ठीक है। वो सारा का सारा जूस इससे पी लिया ताकि वो शहद बना सके अपने फायदे के लिए। जब तक वो इस फूल को बिल्कुल मतलब वैसा नहीं कर देगी तो छोड़ेगी नहीं, और फिर जब इसको बिल्कुल पेट वेट भर जाएगा अच्छे से, तभी चली जाएगी उसको छोड़ के और फिर अपने लिए शहद बनाएगी। यानी कि ये क्या कर रही है, ये किसी एक चीज़ पे मतलब खुद जाके ना, एक तरीके से ये किराएदार है, रेंट पे रहती है, और ये जो है ना जिस जिस चीज़ पे ये रह रही है, ये इसका होस्ट है।
होस्ट का मतलब जो उसके लिए जगह प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे तो सिर्फ एक मधुमक्खी और इसकी बात है जो शहद बनाने का काम करे। उसके अलावा जैसे कि एक प्लांट है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है अमरबेल, ठीक है। क्या होता है, दे सक देयर न्यूट्रिएंट्स, उनके न्यूट्रिएंट्स को खुद लपेट लेते हैं, ठीक है। एंड फ्रॉम द होस्ट फॉर इट्स ओन ग्रोथ, अपने फायदे के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल है ये हमारे पास, इसको केसकटा कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अमरबेल, ठीक है। इसके अलावा और एग्जांपल देखें तो तुमने लीच देखा होगा। अब लीच क्या करता है, लीच किसी भी इंसान के शरीर पे जाके ऐसे बैठ जाएगा, वो निकलता नहीं, चिपक जाता है बहुत बुरे तरीके से। फिर वहां से क्या करेगा, खून निकालेगा। अगर कोई भी लीच 15 मिनट तक किसी इंसान के शरीर में बैठ गया और उसने खून पी लिया, जैसे 15 मिनट में इंसान तो नहीं मरेगा, लेकिन फिर उसको 8-9 महीने तक कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हो। मतलब वो उनकी बॉडी उतना काम कर देती है, पर वो चिपक जाता है बहुत बुरे तरीके, और जैसे ही उनका पेट भर जाएगा वो खुद छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन वो पैरासाइट्स में ही आएंगे जो दूसरों के शरीर पे चिपक जाएंगे, उनकी बॉडी को अपना शिकार यानी होस्ट बना लेंगे, और फिर जब तक उनका फायदा नहीं होता पूरी तरीके से तब तक उसको छोड़ते नहीं, ठीक है। तो उनको पैरासाइट बोलते हैं। अब बात करते हैं सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, या फिर सेप्रोट्रोप्स क्या होते हैं। देखो ये क्या करते हैं, ये रिलाई करते हैं, ये थोड़े मजबूर टाइप के हैं। मतलब इनका क्या हिसाब है, ये रिलाई करते हैं, बहुत बुरे तरीके से डिपेंड करते हैं डेड एंड डिकेड मैटर फॉर देयर ओन फूड, फॉर एग्जांपल फंगी, ठीक है। इनका क्या सीन है कि कोई मरेगा तो क्या करेंगे, उन पे जाके बैठेंगे, उसको अपना खाना बनाएंगे। बहुत मतलब ये है कि इनका मजबूरी वाला सीन है। डेड का मतलब तो देखो चलो समझ में आ गया कि कोई मरी हुई चीज़ पे। डिकेड मतलब सड़ी गली चीज़ों पे भी काम चला रहे हैं, ठीक है। कोई मर गया, अब मरी हुई चीज़ फ्रेश कहाँ से मिलेगी, ठीक है। उनके पास फ्रिज वगैरह तो होता नहीं। अब कोई देखो, तुमने देखा होगा कि कोई एक बॉडी पड़ी है किसी भी बिल्ली कुत्ते की, अगर कहीं कोई मर गया है फॉर एग्जाम्पल, तो उस पे काफ़ी सारी मक्खी वगैरह छोटे-छोटे कीड़े से लेके अलग-अलग टाइप की पूरी बारात आती है, ठीक है। तो वो रिले करते हैं क्योंकि उनके बस की नहीं है किसी का शिकार करना। अब वो थोड़ी जाके इतने-इतने कीड़े शेर का शिकार कर लें, ठीक है। लेकिन शेर भी खाने को मिल जाता है उनको, क्योंकि कोई शेर मर गया तो वो पड़ा है कहीं पे, ठीक है। तो ये डिपेंड करते हैं, जो डिपेंड करने वाले किसी, देखो डिपेंड तो ये भी करते हैं अपने खाने के लिए, पर ये क्या, ये प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। नहीं ये नहीं, ये ठीक है, ये। लेकिन ये अपना खाना खुद भी बना सकते हैं, मतलब करेंगे प्लांट की मदद से, पर अपना एफर्ट लगा सकते हैं। ये कोई एफर्ट नहीं लगा सकते, इनका साइज़ इतना सा होता है, इससे भी बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दिखता भी नहीं है। कई तो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म ऐसे होते हैं जो डिपेंड करते हैं, दिखते भी नहीं है। तो ये इनका ये है कि मरी हुई पे और सड़ी गली चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फंगी। तो ये थे उनके टाइप्स, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा सेलुलर टाइप में क्या डिफरेंस है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। और इनकी बात करें तो ये डिपेंडेंसी पे बता रखा है कि इसके हिसाब से कैसे-कैसे होते हैं, जो खुद बना लेते हैं, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, या फिर क अपने फ़ायदे के लिए किसी का भी सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे नहीं, जितना उसके फ़ायदे के लिए चाहिए उतना रख लेते हैं अपने पास, ठीक है, फिर चले जाते हैं उसको छोड़ के। अब है सेप्रोट्रोप्स, ये मतलब सड़ी गली चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, मरी हुई ऑल्सो, ठीक है, उन पे डिपेंड करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमने कहाँ तक देख लिया था कि फंगी क्या करता है, लास्ट में वो हमने देखा था सेप्रोट्रोप्स में कि फंगी था उसका एग्जांपल, फंगी करता है क्या वो देखेंगे। उसके अलावा और अभी टाइप्स हैं कि इन्फेक्शियस प्लांट क्या होते हैं, कैक्टस प्लांट्स क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के बारे में बहुत जिक्र हो गया, तो उसको भी एक बार देख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक वर्ड आया है ट्रांसपिरेशन, ये तुम्हें पता होना चाहिए वैसे 6th क्लास के हिसाब से, अगर नहीं पता तो भी बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि देखो फंगी करता क्या है। जैसे कि फंगस तुमने देखी होगी, ठीक है, तो वो कैसे किस तरीके से खाना खाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जैसे कि मान लो फंगस किसी भी चीज़ पे, कोई भी डेड या डिकेड मैटर पे बैठ गई, कोई चीज़ मरी हुई है उस पे बैठ गई, लग गई, फंगस लग गई, सीधी बात, सबको पता चल गई, ठीक है। तो जैसे मान लो ये, वो तो हमें पता है कि हरी-हरी घास है, जैसे कि मान लो कोई लाल सी चीज़ है, खून निकल रहा है इसमें से, ठीक है, तो इसके ऊपर हरी-हरी फंगस बैठ गई, इस तरीके से। अब ये इसको खाएगी कैसे? फंगस के तो दाँत ही नहीं होते। तो ये करती क्या है बेसिकली, ये क्या करेगी, ये फंगी, यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने स्पेशल लिखा हुआ है कि फंगी सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूसेस। वो क्या करती है, अपने शरीर से जूसेस छोड़े, जैसे कि हमारे पेट के अंदर HCl होता है, तो वो क्या करता है, हर एक चीज़ को डाइजेस्ट कर देता है, गला देता है, एक तरीके से जला देता है चीज़ों को, ठीक है, ताकि वो बिल्कुल मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें से खींच के हमारे बॉडी के काम आ जाए, ताकत मिल जाए, और बाकी वेस्ट मटेरियल बाहर हो जाए, ठीक है। तो फंगी क्या करता है, फंगी सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूसेस, वो भी उस पे ना, मान लो इस पे बैठे-बैठे अपने जूसेस छोड़ेगा इस पे, जो कि बहुत मतलब डाइजेस्ट करने में काम आते हैं, इतने मतलब पावरफुल होते हैं, एसिड जिसको कहते हैं, एसिड, ठीक है। तो वो उस पे किसी ने छोड़ दी, ठीक है। अब इसने डेड मैटर पे छोड़े, अब उससे होता क्या है, वो जूस क्या करता है, कन्वर्ट इनटू अ सॉल्यूशन, यानी कि वो उस चीज को धीरे-धीरे करके पिघलाने लगते हैं, ऐसे-ऐसे करके लिक्विड बना देता है। और लिक्विड के साथ फंगी, फंगी क्या करता है, खाएगा थोड़ी। फंगी जब ये पूरा पानी बन गया, फंगस उस पूरे पे आ जाएगा, फंगस की हाइट बढ़ गई, फंगस बड़ा हो गया, ठीक है। इस तरीके से फंगस किसी भी चीज को खाता है, सिंपल भाषा में बोले तो, ठीक है। अब बात करते हैं इन्फेक्शियस प्लांट। इन्फेक्शियस प्लांट क्या होते हैं, इन्फेक्शियस प्लांट का मतलब है दे फीड इंसेक्ट, सीधी सी बात है। इन्फेक्शियस इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, कि इंसेक्टिवोरस इंसेक्ट को खाते हैं, सीधी बात है। और इनकी मजबूरी भी है कुछ कि वो खाते हैं।
अगर ऐसा देखो तुमने जनरली ऐसे प्लांट्स कभी कहीं ना कहीं कार्टून्स वगैरह में देखे होंगे। कुछ इस टाइप के होते हैं प्लांट्स ना, ऐसे टाइप के होते हैं, इस टाइप के, इनके दांत भी होते हैं मस्त वाले। हाँ अबे सेम बना दिया मैंने। ये वाले प्लांट्स, ये मुंह खोल के रखेंगे, कोई चीज आके इधर बैठी एकदम बंद कर लेंगे, वो कांटे उसको आगे से बंद कर लेंगे। अब उनके पास भी मान लो कांटे से तो उन्होंने सिर्फ बंद करा, तो अब चबाएंगे कैसे, पीछे तो दांत है नहीं। तो वो भी सेम यही काम करते हैं। वो क्या करते हैं, वो भी ऐसे जूसेस छोड़ते हैं जो अंदर ही अंदर मक्खी मच्छर वगैरह जो भी बैठा है उसको अंदर अंदर पिघलाने लग जाते हैं। मतलब इतना मतलब तड़प तड़प के मौत वाला सीन होता है इसमें, ठीक है। तो अब जरा इसका ये देख लेते हैं कि वो करते क्यों है ये। तो इन्फेक्शियस प्लांट की बात करें, दे फीड इंसेक्ट, इंसेक्ट को खाते हैं, सीधी बात। अच्छा, दे फीड इंसेक्ट क्यों खाते हैं, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, मतलब उनके शरीर के अंदर इनके पास नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है। और जनरली ये जो प्लांट है, ये वाले जो प्लांट हैं बेचारे, दे जनरली ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सोइल, मतलब ऐसी प्लांट्स ऐसी सोइल मिट्टी में, ऐसी मिट्टी में ही उगते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। अब देखो मान लो ये नॉर्मल मिट्टी है, यहाँ पे कहीं इस पे एक आम का पेड़ उग गया, ये मान लो आम का पेड़ है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको सारे जो जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो मिल गए। अब यहाँ पे जो पेड़ उगे, यहाँ पे इस मिट्टी में वो नाइट्रोजन ही नहीं थी, तो यार अब ये बेचारे क्या करेंगे, इनको नाइट्रोजन कैसे ना कैसे करके कमी तो पूरी करनी पड़ेगी, सीधी बात है। तो ये क्या करेंगे, ये ऐसी चीजों को खाएंगे जो इनको बाद में नाइट्रोजन दे दे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, दे फीड इंसेक्ट ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि इनके पास भाई थोड़ी सी कमी है, इनको इसके ये नाइट्रोजन इस सोइल में थी नाइट्रोजन, तो ऊपर इसके पास भी हर जगह पहुंच गई बढ़िया तरीके से नाइट्रोजन, इधर इसके पास नाइट्रोजन नहीं पहुंची। तो ये क्या करते हैं, दे जनरली ग्रो इनटू नाइट्रोजन डेफिशिएंट सोइल, ऐसी ऐसी जगहों पे होते हैं, इसलिए इन चीजों को खाते हैं इंसेक्ट्स को, ताकि इनको नाइट्रोजन मिले और चीजें थोड़ी बैलेंस हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं इनके एग्जांपल की, द पिचर प्लांट या फिर द वीनस फ्लाईट्रैप, दो बहुत फेमस एग्जांपल है, ठीक है। ये ही दोनों होते हैं ऐसे जो प्लांट्स को ऐसे करके खाते हैं, और ऐसे भी नहीं कि कोई चबा चबा के बहुत पीछे से कई सारे दांत हैं। ये मैंने डायग्राम बनाया, इससे ऐसा मत समझना कि पीछे दांत होते हैं, ये जनरली पता है किस टाइप, सामने से देखने पे ये कुछ ऐसा होता है, जैसे कि मान लो आगे आगे कुछ दांत है, यहाँ पे बंद होने के बाद ये बाहर बाहर से बस बंद होते हैं, अंदर ये मान लो ऐसा है, इस यहाँ पे अंदर तो खाली जगह रहेगी ना, यहाँ पे जहाँ पे मार्कर है वहाँ पे ये एसिड छोड़ता है, ठीक है। तो बस उस तरीके से नाइट्रोजन को पूरे करता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कैक्टस, कैक्टस सबको पता है रेगिस्तान में पाया जाने वाला प्लांट है, ये रहा, बहुत बढ़िया बना रखा है मैंने कैक्टस यहाँ पे, ठीक है। तो कैक्टस है, कैक्टस किस तरीके से वहाँ पे जीता है भाई, वहाँ पे तो मिट्टी में और वो क्या बोलते हैं, रेत ही रेत है, ज़्यादा पानी भी नहीं है, कैसे कैसे गुजारा कर रहा है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, तुमने पढ़ रखा होगा 6th क्लास में, तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो यहाँ पे भी करेंगे खुल के डिस्कस। पर कुल मिला के जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, मतलब प्लांट्स खुद के लिए खाना बनाते हैं, उसको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, टेक्स प्लेस इन देयर स्टेम एंड ब्रांचेस। अब जनरली क्या होता है, जैसे आम का पेड़ है या फिर कोई भी बड़ा पेड़ है, केले का पेड़ है, किसी भी चीज का पेड़ है, उसमें पत्तों पे खाना बनाया जाता है। मतलब जो पत्ते हैं ना, असल में पत्ते उनका प्लांट का किचन होता है, पत्ते, ठीक है। अब क्या होता है, इस पेड़ पे तो पत्ते ही नहीं है, कैक्टस वाले पे। तो ये क्या करते हैं, इसमें ये अपना गुजारा पूरा करने के लिए स्टेम पे, ब्रांचेस पे खाना बनाते हैं, यानी कि मतलब तना हो गया या फिर छोटी छोटी शाखाएं हो गई, उन पे बनाता है। देखो मजबूरी तो होती है सबको, देखो हर इंसान की अपनी अपनी कोई मजबूरी है, लेकिन मरता थोड़ी है हर इंसान, कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढ लेता है। तो अब मान लो इसके पास पत्ते नहीं है, तो क्या करा, ये यहीं पे फोटोसिंथेसिस करा, यहाँ पे ही करा, पत्ते नहीं तो क्या हुआ, जिएगा, सर उठा के जिएगा, ठीक है। ये हो गया पहला कि कैक्टस में कहाँ पे होता है, ये अपनी फोटोसिंथेसिस कहाँ पे कर लेते हैं, स्टेम पे कर लेते हैं या ब्रांचेस पे कर लेते हैं, मतलब तने पे या शाखाओं पे, ठीक है। अच्छा, देयर स्पाइन, अब ये स्पाइन ये बड़ी काम की चीज है। मान लो भाई ये तो डेजर्ट में उगते हैं, डेजर्ट में गर्मी, बहुत बुरा हाल, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये कांटे क्यों लगे हुए हैं इन पे, कि डेजर्ट में कोई इनको तोड़ता है क्या। गुलाब का मजबूरी है भाई, गुलाब को तोड़ के ले जाते हैं बंदे, काम तो आता नहीं है खैर गुलाब देना किसी को, पर फिर भी मान लेते हैं। वहां पे यह सीन बनता है कि उनको तो कांटे हैं, चलो उसको तोड़ लेते हैं हो जाए इसलिए, लेकिन इस पे कांटे क्यों, इसके कांटे का भी एक फायदा है। इसके कांटे का फायदा क्या है, देयर स्पाइंस, जो इनके स्पाइन होते हैं उनसे फायदा क्या मिलता है इनको, दे अवॉइड द लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, यानी कि जो ये नुकीली चीजें हैं ना, ये अवॉइड करती हैं यहाँ से ना, अवॉइड द लॉस ऑफ वाटर, पानी का देखो तो पहले से ही डेजर्ट में पानी कम है, ठीक है। उसको भी अगर मान लो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के दौरान तुम ले जाओगे, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बता देते हैं थोड़ा सा भी कि ट्रांसपिरेशन क्या होती है। इवेपोरेशन तो पता ही होगा, नहीं पता तो उस पर भी जरा चर्चा कर लेते हैं। ये पानी पड़ा है जमीन पे, धूप निकली, धीरे धीरे करके पानी, हिंदी में बोले तो वाष्पीकरण के द्वारा ऊपर चला गया या फिर इवेपोरेशन प्रोसेस के द्वारा चला गया, ठीक है। तो होता क्या, सेम यही काम प्लांट्स के साथ भी होता है, जो हरे भरे पत्ते हैं बढ़िया, तो उनके ऊपर ही तो खैर कैक्टस है, जैसे ये प्लांट है, इसके हर एक पत्ते पे क्या हुआ भाई,
धूप पड़ रही है, गर्मी लग रही है, तो वो पत्तों के अंदर से भी पानी खींच लेते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो जब यही प्रोसेस इस प्लांट के साथ होती है तो क्या होता है, जो इसके स्पाइन्स हैं, मतलब वो जो नोक हैं, वो पानी को बाहर जाने नहीं देते या फिर बहुत कम मात्रा में जाने देते हैं, जिसकी वजह से ये रेगिस्तान में भी सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि रेगिस्तान में पानी कहाँ है, पहले ही जितना है इसके पास थोड़ा बहुत, वो इसके पास अगर वो भी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस ले जाएगी, वैसे सीधी बात है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस तो डेजर्ट में और ज़्यादा होती है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो गर्मी की वजह से इधर इतना जुगाड़ बैठा रखा है भाई, ये प्रकृति है, हर चीज़ का जुगाड़ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। अब जरा फोटोसिंथेसिस देख लेते हैं, अब मैंने तुम्हें बता ही दिया, अब बस देखना रह गया। द प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर ओन फूड, अपने लिए जब प्लांट खाना बनाते हैं उसी प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्लियर? किस किस चीज़ की मदद लेते हैं भाई, खाना हम घर बना रहे हैं, हमें मजदूर भी चाहिए, ये सब चाहिए, 2-3 आइटम चाहिए, तो वही इनको चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इनको चाहिए होता है वाटर और एक सनलाइट। सनलाइट तो फ्री की है, डेली आ जाती है, ठीक है। वाटर की बात करें तो पानी तो देखो जमीन के नीचे है ही प्रेजेंट, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके खींचते रहते हैं जड़ों की मदद से, रूट्स की मदद से। कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमंस क्या, ह्यूमंस कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, वही प्लांट यूज कर ले रहे हैं, फिर प्लांट टॉक्सिन छोड़ दे रहे हैं, वो हम यूज कर ले रहे हैं, भाई सही भाईचारा चल रहा है। अब इसका ना एक रिएक्शन देख लेते हैं, अगर ना तुम्हारी बुक में है तो ये फायदा है तुम्हारे लिए, और अगर तुम्हारी बुक में नहीं है मान लो, ठीक है, नहीं है तो पढ़ने की जरूरत नहीं, ये वाली रिएक्शन जो मैं यहाँ पे कराऊंगा। लेकिन अगर फिर भी कभी नंबर बनाने हो ऐसे ही कि भाई मैडम के आगे सही आ जाएगा नंबर की, मैम आपने तो पढ़ा नहीं लेकिन मेरे को फिर भी पता है, तो देखो इसकी अगर रिएक्शन लिखनी है तो करते क्या है, क्या क्या यूज़ करें, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करें CO2 प्लस, ठीक है, वाटर यूज़ कर रहे हैं H2O, पानी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और बना क्या रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, एक तो सनलाइट, सनलाइट यूज़ कर रहे हैं, और साथ में एक चीज़ कही जाती है क्लोरोफिल, 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 हाँ ये क्लोरोफिल क्या होता है, बेसिकली जो हरे हरे पत्ते होते हैं उनके अंदर जो हरे हरे पत्तों को हरा करने वाली चीज़ ही क्लोरोफिल है, और वही मदद करती है फोटोसिंथेसिस के काम में भी। हरे भरे पत्ते, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कोई मिस्त्री है, मिस्त्री को घर बनाना है, अब घर बनाने के जितना एक्सपीरियंस होगा उतना बेहतर घर बनेगा, भाई इसको एक्सपीरियंस बहुत है, घर मेरा एक नंबर बना दिया, मैंने कोई नया पकड़ लिया, नो सीखिया, तो गड़बड़ कर सकता है बीच में, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे क्या सीन है, क्लोरोफिल वही हिस्सा है, जितना पत्ता अच्छा हरा होगा उतनी अच्छी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी, जैसे जैसे पत्ते पीले पड़ जाते हैं वो तो झड़ जाते हैं, नीचे ही गिर जाएंगे, फोटोसिंथेसिस तो होगी नहीं। तो देखो क्या क्या यूज़ किया है इसने, यहाँ पे जो जो मैं लिखा वही लिखा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और एक क्लोरोफिल, ठीक है। अब ये सब तो ये यूज़ करते हैं रिएक्शन, अब आगे बनाते क्या है उससे, दो चीज़ें, एक बनाते हैं ये लोग ग्लूकोज C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज, और एक बनाते हैं ये हमारा फेमस ऑक्सीजन O2, O2 थोड़ा इधर लिखते हैं, ये ऑक्सीजन। अब मान लो तुम्हारी बुक में है या नहीं है, कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ता उससे, अगर तुम मान लो फिर भी कभी ये मैम के आगे लिख दोगे तो इम्प्रेशन पड़ जाएगा, अच्छे वाला इम्प्रेशन पड़ेगा। ये इसकी रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी हमने क्लियर कर दी। अब बस इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं, थोड़ा न्यूट्रिशन के बारे में बताना है हमें, जो हमने वो देखा था ना कि किस किस टाइप से न्यूट्रिशन पे प्लांट डिपेंड रहते हैं, ऑटोट्रॉफ, सेप्टोट्रॉफ, तो वो हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन क्या है, और किस किस तरीके से, हाँ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ना है, एक नाइट्रोजन फिक्सेशन भी पढ़ना है, बस फिर उसके बाद ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके लास्ट टॉपिक्स पे, बस ये जो आखिरी के कुछ टॉपिक्स बचे हैं, इसके बाद तुम्हारे पूरा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमें क्या क्या देखना है, एक तो देखो न्यूट्रिशन के बारे में जो बचा था वो सब देख लेते हैं। न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन प्लांट्स को किस तरीके से चाहिए होता है, देखो प्लांट्स को भी न्यूट्रिशन चाहिए अपने, मतलब एक तरीके जितना प्लांट्स को रिक्वायरमेंट है वो सब मिलेगा तभी वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। और साथ में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, एक नाइट्रोजन साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे, और लास्ट में ये देखेंगे एक चीज़, न्यूट्रिशन डेंसिटी क्या होती है, ठीक है। अब देखो ये हम चीज़ें एक स्टार्ट करें, सबसे पहले न्यूट्रिशन पे आते हैं। न्यूट्रिशन क्या है, सबसे पहले देखो, इट इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड, खाना खाने का एक तरीका किसी भी ऑर्गेनिज्म का, बेसिकली वो तरीका नहीं, एक मोड है, मोड का मतलब जरिया, जिससे हमें पता चलता है कि खाना खाते हैं ना तो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, पोषण होता है ना, खाना खाने में पोषण मिलता है, पोषण का क्यों खाते हैं, रीज़न है, तो वो तीनों रीज़न हमें यहाँ पे बता रखे हैं। सबसे पहले अगर मान लो हमने खाना खाया तो उसके फायदे क्या हैं, इट हेल्प्स टू रिपेयर, रिपेयर का मतलब ठीक करता है, डैमेज पार्ट्स एंड ऑर्गन्स, मान लो हमें कोई बीमारी हो गई, बुखार है, ज़्यादा बड़ी बीमारी की बात नहीं करेंगे, छोटी बीमारी जैसे बुखार है या कोई भी छोटी मोटी चीज़ें, तब क्या होगा, खाना वाना खाते रहेंगे, धीरे धीरे करके शरीर अपने आप को खुद ठीक कर लेता है, ठीक है। तो पहली फायदा ये हो गया। दूसरा कि इट ऑल्सो प्रोवाइड द एनर्जी, खाना खाने से एनर्जी मिलती है, बिल्कुल मिलती है, खाना खाते हैं एनर्जी आ जाती है एकदम, और एनर्जी फॉर द वेरियस फंक्शन,
वेरियस फंक्शन मतलब कोई भी काम करो, एनर्जी एक बार आ गई, काम तुम कुछ भी करो, क्रिकेट खेलना क्रिकेट खेलो, पढ़ाई करनी पढ़ाई करो, जो मन करे वो करो, ठीक है। अगला क्या है, इट इज़ इम्पोर्टेंट इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी, मतलब कि बॉडी की ग्रोथ में भी काम करता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, खाना खाएंगे ताकत आएगी, उससे धीरे धीरे करके शरीर भी ग्रो हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई बेसिक बात है कि न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन है किसी भी मतलब खाना खाने का कोई भी जरिए खाओ, उससे हमें पोषक तत्व मिलेगा। उसको यूज़ करने के लिए ये सब हमने देखा कि कहाँ कहाँ पे बॉडी यूज़ करती है, ठीक है, ये भी हमने देख लिया। अब बात करते हैं जैसे न्यूट्रिशन की हमें ज़रूरत पड़ती है, क्या प्लांट्स को भी ज़रूरत पड़ती है न्यूट्रिशन की। देखो न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन बीइंग रिप्लेनिश्ड इन सोइल, यानी कि देखो प्लांट जो न्यूट्रिशन लेगा वो कहाँ से लेगा, वो तो सोइल, वो मिट्टी पे लगा हुआ है, ठीक है। अगर कोई भी पौधा मिट्टी पे लगा हुआ है, जैसे कि मान लो यहाँ पे मिट्टी है, ठीक है, इस पे एक कोई पौधा लगा हुआ है, यहाँ पे मान लेते हैं कि एक ये कोई पौधा लगा हुआ है, ठीक है, ये। अब इसके लिए जो जड़ें हैं इसकी, ये रूट्स वगैरह, यहाँ तो सोइल है सिर्फ, ये तो सोइल पे डिपेंड करेगा पूरा, वहीं से जो इसको मिल जाए। जैसे हम तो भाई मार्केट चले गए कहीं से कुछ भी ले आए, लेकिन ये तो सोइल पे डिपेंड करेगा, जो प्रोवाइड होगा वो ले लेगा वहाँ से, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी ज़रूरत है क्या है और वो किस किस तरीके से उसको लेता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्लांट एब्जॉर्ब द मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सोइल, मतलब मिनरल्स भी लेता है, न्यूट्रिएंट्स भी लेता है और साथ साथ वाटर भी लेता है, ठीक है। ये तीन चीज़ें वो सिर्फ सोइल से लेता है, क्योंकि सनलाइट तो ऊपर से मिल रही है बाहर से, और CO2 भी बाहर, मतलब ज़मीन के नीचे से जो जो चीज़ें मिल रही है वो न्यूट्रिएंट्स है, वो मिनरल्स है, और साथ ही साथ वो वाटर भी है। और मेन जो CO2 है वो बाहर से आ रही है, जो सनलाइट है वो भी सन से आ रही है, हमें पता है इतना, ठीक है, सिंपल। और देखो अब क्या है, सोइल नीड्स टू बी एनरिच। अब मतलब किसी भी प्लांट को अगर ग्रो करना है कहीं पे, तो इसमें क्या लिखा है, सोइल नीड्स टू बी एनरिच्ड विद नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। मतलब ये कुछ गैसेस हैं, ये हमें उसके अंदर होनी चाहिए। ये ऐसे मिनरल्स हैं कि जो उसके अंदर होंगे तो प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होगा। अगर मान लो वो वहाँ पे नहीं है तो वो किसी और चीज़ से मतलब उन चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करेगा, पर उसको चाहिए चाहिए ग्रो करने के लिए चाहिए। और मोस्ट तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बिल्कुल चाहिए एक प्लांट को ग्रो करने के लिए, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन देखेंगे कि नाइट्रोजन कैसे वो ले भी लेता है। अगर मान लो कभी इसमें यहाँ पे ज़मीन के नीचे नहीं नाइट्रोजन मिलती तो किस तरीके से वो नाइट्रोजन कंज्यूम करता है वो भी देखेंगे। पर पहले आगे बढ़ते हैं। देखो देयर आर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट। जैसे यहाँ पे मैंने 3 नाम लिखे, ये 3 नाम, ठीक है। उसके अलावा और भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें सोइल से मिलते हैं, ऐसे 17 हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जो 6 है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए हमें। जो 6 ऐसे हैं वो तो बड़े-बड़े अमाउंट में चाहिए, जैसे कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, थोड़ा-सा थोड़े-थोड़े से काम नहीं चलेगा। लेकिन जो बचे हुए 17 में से 6 अगर निकाल देंगे तो 11 बचे हुए हैं, वो ऐसे हैं जिसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। वो कम-कम अमाउंट में चल जाते हैं, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, मतलब इससे भी कम में ही चल जाते हैं, क्योंकि प्लांट में अब वो डिपेंड करता है, पौधा जितना बड़ा है, वो पेड़ बन गया तो ज़्यादा अमाउंट में लेगा, ठीक है। तो टोटल 17 होते हैं, 6 मैक्रो जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, ठीक है, और 11 जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो कम अमाउंट में भी चल जाता है काम, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि देखो न्यूट्रिशन के तो ये तरीके हैं। अब मान लो ज़मीन के नीचे वो आइटम है ही नहीं, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या था, यहाँ पे नाइट्रोजन चाहिए थी हमें, यहाँ पे अगर मान लो ज़मीन के नीचे नाइट्रोजन नहीं है तो क्या करें, तो कैसे मदद करते हैं बाकी सारे लोग, ठीक है। लोग मतलब हम इंसान तो ज़मीन के नीचे नहीं रहते, पर इंसेक्ट वगैरह रहते हैं, अर्थवर्म्स रहते हैं, ऐसे-ऐसे कई सारे कीड़े वगैरह रहते हैं, तो वो कैसे मदद करते हैं। तो देखो अब देखते हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहले देखेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर देयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। मतलब ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, साथ में रहते हैं, ठीक है, और शेयर करते हैं अपना अपना क्या-क्या, शेल्टर, शेल्टर मतलब अपना घर भी शेयर कर रहे हैं, साथ में न्यूट्रिएंट्स भी शेयर कर रहे हैं कि चल मेरे पास है फालतू, तू ले ले, बदले में मेरे को थोड़ा बहुत कुछ अलग चीज़ दे दे, ठीक है। इसी को कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब जैसे इसके 2 एग्ज़ाम्पल देखते हैं, चलो एक ये रहा, एक ये रहा, 2 एग्ज़ाम्पल में लिखे हुए हैं। जैसे कि मान लो फंगी है, फंगस, ठीक है। फंगस किसी पेड़ की जड़ों में लगती है, तुम्हें पता है पेड़ की जड़ों में फंगस लगती है हमेशा, ठीक है। तो वो ऐसे ही नहीं लगती, वो काम अपना दे भी रही है वहाँ पे और एक काम ले भी रही है उससे, ठीक है। जैसे जो फंगस है, ट्री फंगस को क्या करता है, ट्री फंगस को देता है न्यूट्रिएंट्स। अब देखो फंगस को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो तो जाके उसके पेड़ को तने पे लग गई, तने पे नहीं, नीचे जड़ों में जाके लग गई। पर वहाँ से फ़ायदा क्या है कि जो पेड़ को न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं वो थोड़े बहुत फंगस को दे रहा है, ताकि फंगस भी ग्रो होती रहे, ठीक है। अब फंगस उस पे चिपके तो पेड़ भी उसका फ़ायदा ले रहा है, क्योंकि फंगस की मदद से क्या करता है, वो टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल। मतलब जिस पेड़ की जड़ों में फंगस लगी हुई है, उस पेड़ से क्या होता है, आसानी से ना जो पानी के ऊपर मतलब जो पेड़ के ऊपर वाला हिस्सा है, वहाँ से इस जगह से पानी पहुँचाना या न्यूट्रिएंट्स पहुँचाना ज़मीन से आसान होता है,
ठीक है, जिसके मतलब जड़ों में फंगस नहीं लगी हुई, रूट्स में फंगस नहीं प्रोवाइड है, तो वहाँ पे क्या होगा कि आसानी से हम ऊपर नहीं भेज सकते इन चीज़ों को, ठीक है। लेकिन जिस पे है फंगस वो मदद करती है, टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल, ऊपर भेजने के काम आते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। जैसे कि मान लो एक है ये रिजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये किसी प्लांट पे लगा हुआ है, ट्री पे, कोई किसी भी चीज़ पे लगा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जैसे ये ना उस प्लांट को, देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ सप्लाई कर रहा है, नाइट्रोजन। इसके पास नाइट्रोजन होती है तो ये उस प्लांट को देता है। किसी भी कोई भी प्लांट चाहेगा फिर ये बैक्टीरिया आके मेरे पे बैठ जाए, क्योंकि मेरे को नाइट्रोजन दे रहा है। अगर सोइल में नाइट्रोजन नहीं है और नाइट्रोजन इतनी इंपॉर्टेंट है ग्रो करने के लिए, तो ये तो चाहिए। तो ये फायदे वाली चीज़ है। इसके बदले में ये क्या लेता है प्लांट से, साथ में फूड और शेल्टर। प्लांट कहता है तू मेरे पे बैठा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, जो मैं खाना बना रहा हूँ, जो ग्लूकोज मैं बनाता हूँ, थोड़ा बहुत तू शेयर कर ले, या फिर जो तेरे को खाना है जो मन करे, क्योंकि अगर मैं ग्रो कर पाऊंगा तभी तो तेरे को दे पाऊंगा। तो इस तरीके से साइकिल चलती है। देखो अगर मान लो कोई अदर चीज़ शेयर कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्या शेयर कर रहे थे, न्यूट्रिएंट्स और वाटर, और ये सब एक अलग काम था, ठीक है। तो ये नॉर्मल हमारे पास सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहेगा। लेकिन अगर कभी भी नाइट्रोजन शेयर कर रहे हैं ना, नाइट्रोजन शेयर, ध्यान से सुनना, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये याद रखना। अब कभी 1-2 नंबर में, 3 नंबर में आ जाए कि व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो होती क्या है, बेसिकली नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है प्लांट को, वो किसी और तरीके से पूरा करना, उसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, चाहे वो कोई भी जरिया हो, ठीक है। अब एक आखिरी चीज़ रह गई है, बिल्कुल बस ये, और उसके बाद तुम्हारे वाला चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। अब देखो न्यूट्रिएंट डेंसिटी क्या है। न्यूट्रिएंट का मतलब जो भी हम पोषक तत्व खाते हैं, उसमें जो जो पोषण के लिए अलग अलग तरीके, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, वो सारे हमारे काम की चीज़ें। कुछ अच्छा फैट थोड़े कम काम आते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं कि ये न्यूट्रिएंट डेंसिटी क्या है। डेंसिटी का मतलब एक वो पॉइंट जहाँ पे ये इतना चाहिए बिल्कुल बराबर हो हिस्सा, ठीक है। द रेशो ऑफ द, अब देखते हैं, द रेशो इंपॉर्टेंट है वर्ड, ठीक। द रेशो ऑफ द बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट टू द फूड एनर्जी, यानी कि जो जो इंग्रेडिएंट्स हमारे लिए बेनिफिशियल है, सारे नहीं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि फैट्स कम खानी चाहिए, उससे थोड़ा मतलब हेल्थ ठीक रहती है। तो यहाँ पे क्या सीन है, द रेशो ऑफ बेनिफिशियल, यहाँ पे जब बेनिफिशियल वर्ड लिखा है ना, इसका मतलब क्या है कि काम काम के, ऐसे नहीं सारी बढ़िया तो सारी खा लो, ठीक है। तो बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट्स की जो क्वांटिटी है ना, वो क्या होगी, फूड्स की एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं, तो उसका रेशो बराबर रहना चाहिए। मतलब हाँ, फैट्स भी अच्छी चीज़ होती है, लेकिन फैट्स खाओ, कम खाओ। लेकिन अगर मान लो कोई और चीज़ है, वो जैसे प्रोटीन अच्छा फ़ायदा देती है, कार्बोहाइड्रेट अच्छा फ़ायदा देता है, तो उसकी जो रेशो है उसको बढ़ा के रखो हमेशा। और जो न्यूट्रिएंट डेंसिटी बताती है ना, वो उनका बिल्कुल बैलेंस रेट बताती है कि इतना इतना खा लो, सेट है हिसाब, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द रेशो ऑफ द बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट्स टू द फूड्स एनर्जी, ठीक है। तो ये हम तुम्हारा कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा चैप्टर। अब तो ये वन शॉट था तुम्हारा, एक ही शॉट में हो गया पूरा। अब मिलते हैं किसी दूसरे चैप्टर में, तब तक दैट्स इट।